इस वीडियो में हम देखेंगे मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि लैंडफॉर्म होता क्या है। बुक में तो नहीं दिया हुआ है, बट हमें पहले जब पता ही नहीं होगा तो हम कैसे जान पाएंगे कि उसकी वेदरिंग हो रही है, इरोजन हो रहा है, क्या हो रहा है। लैंडफॉर्म कुछ भी हो सकता है जिसमें आप रहते हैं, जिस एरिया में कोई भी ग्राउंड हो गया, माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, डेजर्ट हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें लैंडफॉर्म्स होती हैं। तो लैंडफॉर्म्स जो है इनका जो इरोजन होता है और वेदरिंग भी होती है। वेदरिंग प्रोसेस और इरोजन प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो कोई भी मान लीजिए लैंड है, उस पर ग्रास उगी हुई है, उसमें मिट्टी है, हवा की वजह से, पानी की वजह से, ग्लेशियर, सी वेव्स, इन सब की वजह से वो जो लैंडफॉर्म की मिट्टी वहाँ से उड़ के कहीं और चली जाती है, हट जाती है वहाँ से। उसका जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा वेदरिंग और इरोजन। वेदरिंग में क्या होता है, हमारा जो रॉक्स होती हैं वो टूट जाती हैं, अर्थ के सरफेस की जो रॉक्स हैं वो टूट जाती हैं। इरोजन में जो लैंडस्केप होता है, जैसे कि मैंने बताया, वाटर, विंड, आइस, इन सब से उठ के वहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाता है। इरोडेड मटीरियल कहीं और ले जाया जाता है विंड, वाटर, एयर, इन सब की हेल्प से, और इवेंचुअली दूसरी जगह पर जाके डिपॉजिट हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है इरोजन और डिपोजिशन का, ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करता है अर्थ के सरफेस पर। अब हम लोगों को एक ये ब्लू बॉक्स दिया गया है, डू यू नो वाला। इसमें हमें बताया गया है कि काफ़ी सारे जो हैं वाटरफॉल्स हैं पूरे वर्ल्ड में। जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है एंजल फॉल्स, वेनेजुएला में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है जीके के क्वेश्चंस में और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी आता है कि हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है वर्ल्ड का। वो है एंजल फॉल्स, जो कि वेनेजुएला में है। वेनेजुएला साउथ अमेरिका में है। और दूसरा जो वाटरफॉल है वो है नायग्रा फॉल, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और वो लोकेटेड है कहाँ पर, कनाडा में और यूएसए के बीच में, नायग्रा फॉल। और एक विक्टोरिया फॉल है जो जाम्बिया और जिम्बाब्वे में है, और जाम्बिया जिम्बाब्वे है अफ्रीका में। अब आगे देखते हैं वर्क ऑफ रिवर। मतलब हम लोगों ने पढ़ लिया कि वेदरिंग और इरोजन होता है, कैसे होता है, विंड से, रिवर से, इन सब से ना। तो हम किस तरीके से कि कैसे कैसे इरोड करते हैं ये देखेंगे कि रिवर कैसे इरोड करती है। रिवर क्या करती है, पानी लेके आती है। जो पानी लेके आती है वो किसी मतलब मिट्टी के ऊपर से, किसी लैंडफॉर्म के ऊपर से लेके आ रही है। पानी की स्पीड जब बहुत ज़्यादा होती है तो वो अपने साथ सैंड के पार्टिकल्स और उस लैंडफॉर्म के को इरोड करते हुए वो आगे बढ़ती जाती है। और इधर उधर क्या होती है, स्टीप टर्न्स लेती है। स्टीप मतलब बिल्कुल तीखे से टर्न लेती है, अलग अलग एंगल्स बनाती है। जो हार्ड रॉक होती है उसको भी काटती हुई जाती है। वैलीज़ में, वैलीज़ वाला एरिया वो होता है जैसे माउंटेन्स के बीच में जिस एरिया में लोग रहते हैं ना, रह सकते हैं, गहरा एरिया जो होता है वो होता है वैली। तो जब देखिए इसमें वाटरफॉल है, हार्ड रॉक है, ये रॉक काफ़ी ज़्यादा हार्ड है। इसके ऊपर से जब रिवर बहती है एक ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती है और उसको काटती हुई गिरती है, उस हार्ड रॉक को सॉफ्ट रॉक बना देती है। तो ऐसा जो काफ़ी ऊंचाई से जब पानी गिरता है, रिवर गिरती है, तो हमारा वाटरफॉल बनता है। और जब रिवर एंटर करती है प्लेन में तो वो ऐसी टेढ़ी मेढ़ी होकर चलती है, वो बैंड्स लेती है, जैसे इसमें दिखाया गया ना, ऐसे देखिए टेढ़ी मेढ़ी चल रही है, बैंड्स ले रही है। तो इसका मतलब होता है, इसको हम बोलते हैं मिएंडरिंग। ये जो टेढ़ा मेढ़ा देखिए, जैसे एक बार ब्रश लेके मैं आपको बता देती हूँ, इस टाइप से ये होती है ना, ऐसे करके घूमती है, इसको हम मिएंडरिंग बोलते हैं। फिर क्या होता है, बहुत टाइम तक, कभी एक साल में ये ऐसे आई, फिर थोड़ा इसका पाथ चेंज हो गया, फिर क्या हुआ, इसमें यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर दिए, फिर धीरे धीरे काफ़ी टाइम बाद क्या होता है, जो मिएंडरिंग करती करती रिवर होती है ना, इसमें से एक लेक सा कट हो जाता है, आधा इसका सरफेस कट हो जाता है। फिर बीच में क्या होता है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं। फिर ये जो कटेड लेक होता है ना, जो रिवर से आधा दूसरी तरफ को कटा हुआ होता है, उसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। इसमें क्या होता है ऑक्सबो लेक में कि ये हमारा पूरा जो इसमें है मैंने बता दिया है कि रिवर टेढ़ी मेढ़ी चलती है, मेंडरिंग करती है, और फिर साइड में कई बार लेक कट हो जाता है, और जो कटेड पार्ट होता है उसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं। और इसके साइड में जो पोर्शन बोलता है उसमें हर साल क्या आते हैं, रिवर आती है, रिवर अपने साथ सेडिमेंट, सैंड, सिल्ट, क्ले वगैरह लेके आती है, तो वो सारी चीज़ें डिपॉजिट हो जाती हैं और उसको हम फर्टाइल फ्लड प्लेन बोलते हैं। फिर ये वाली चीज़ हो गई। फिर क्या होता है कि हर साल नए सैंड सिल्ट वगैरह लेके आती है, तो वो जगह थोड़ी ऊंची सी होती जाती है और एक बैंक्स बन जाते हैं रिवर के। बैंक का मतलब होता है रिवर का किनारा, और उन बैंक्स को बोलते हैं, जो रेज्ड उठे हुए बैंक्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लीवीज। और जैसे जो है रिवर सी की तरफ पहुंचती है वो काफ़ी ज़्यादा फैलने लगती है, और मतलब उसका एरिया बढ़ता जाता है और उनकी स्पीड जो है वो कम होती जाती है। जब स्पीड कम होती है तो रिवर की जो उसमें से कुछ छोटी छोटी रिवर्स कटने लगती हैं। जैसे कि पहले मान लीजिए ये एक रिवर आ रही थी, उसकी स्पीड
कम हो गई। तो जो रिवर है वहाँ का सरफेस ऐसा है, जो लैंड एरिया है, कि कहीं ऊंचा कहीं नीचा ऊपर खाबड़, इसकी वजह से क्या होता है कि वो कई कई सारी स्ट्रीम्स में कटने लगती है, ऐसे इस टाइप से। तो ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी रिवर। और ये जो कटी ना, ये इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है, एक ऐसी रिवर जो एक बड़ी रिवर में से पानी लेके जा रही है, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। तो रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू न्यूमरस स्ट्रीम्स एंड दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। और फिर क्या होता है, फिर जो रिवर और स्लो होती जाती है, फिर जो अपने साथ वो सिल्ट, सैंड और वेरियस लोड लेके आई हुई होती है, वो डिपॉजिट करना शुरू कर देती है। कहाँ पे, जहाँ पर वो ओशन से मिलने वाली होती है। और इस तरीके से उन सेडिमेंट्स से ही बहुत सारी रिवर्स होती हैं, क्योंकि एक रिवर कई सारी रिवर्स में टूट गई होती है, फिर बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं एक जगह आके सारी की सारी ओशन से मिलती हैं। बहुत सारे सेडिमेंट्स वहाँ उसके माउथ पे डिपॉजिट करती हैं जहाँ पे ओशन से मिलती हैं। तो वो क्या बनता है, इस तरीके से डेल्टा फॉर्मेशन होता है। फिर अब हम देख लेते हैं वर्क ऑफ सी। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। रिवर आती है, डिपॉजिट्स करती है सैंड से के, जो वो बहुत दूर से लेके आई हुई होती है। फिर जब माउथ के पास पहुंचने वाली होती है, ओशन से मिलने वाली होती है, तो रिवर टूट जाती है कई सारी छोटी रिवर्स में, और उन छोटी रिवर्स को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। और फिर जब वो और ज़्यादा फिर स्लो हो जाती है, जब माउथ के पास बिल्कुल पहुंचने वाली होती है, फिर माउथ पे वो जो सेडिमेंट्स अपने साथ लेके आई हुई होती है उनको डिपॉजिट कर देती है, और फिर फॉर्म होता है डेल्टा। अब हम देखते हैं वर्क ऑफ वेव्स। तो वेव्स कैसे वर्क करती हैं, जो ओशन वेव्स होती हैं, हमने यहाँ पर ओशन वेव्स की बात की है। तो सी वेव्स जो होती हैं वो कंटिन्यूसली स्ट्राइक करती रहती हैं जो सी के पास रॉक्स होती हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो जब रोज़ रोज़ स्ट्राइक करती हैं तेज़ी से, वेलोसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, तो धीरे धीरे उन रॉक्स में क्रैक्स डेवलप होने लगते हैं। टाइम के साथ वो बड़े हो जाते हैं और फिर टूटने लगते हैं। फिर जब वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, तो क्या होता है, सी केव्स बनने लगती हैं। ये देखिए इस फिगर में हमें बताया हुआ है ना कि वो रॉक को तोड़ती जाती है तो गुफाएं जैसी बनने लगती हैं, उनको हम बोलते हैं सी वेव्स। फिर क्या होता है, और ज़्यादा टाइम बढ़ता है तो फिर और ज़्यादा उनको काटती जाती हैं सी वेव्स, फिर आर्चेस बनने लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारी सी आर्चेस। फिर क्या होता है, फिर और टाइम बढ़ता है, फिर धीरे धीरे ये आर्चेस भी ख़त्म हो जाते हैं और फिर सिर्फ एक स्लैब टाइप का बचता है, उसको हम बोलते हैं स्टैक्स। तो देखिए किस तरीके से एक सी वेव है, अगर वो किसी चीज़ पे रोज़ लगे जा रही है, आगे काट रही है, पत्थर को भी काट डालती है। और पहले देखिए कितना बड़ा ये था, फिर उसके बाद छोटा होता गया। सी वेव, पहले सी केव बनी, फिर सी आर्चेस बनी, और फिर फाइनली एक स्टैक ही रह जाता है। तो ये वर्क होता है इरोजन का, किस तरीके से सी वेव्स उस एक स्लैब को, रॉक के, इरोड करती जाती हैं। पहले केव बनाती है, आर्चेस बनाती हैं, और फिर स्टैक बनाती है। और फिर जब वो स्टैक भी और भी ज़्यादा वो होता है, इरोड होता जाता है, तो फिर क्या बनती हैं, सी क्लिफ्स बन जाती हैं। और इस तरीके से फिर वो जो उसकी मिट्टी होती है वो भी अपने साथ कहीं और, जो डिपॉजिट है वो कहीं और जाके जमा करती है। और इस तरीके से सी वेव्स बिल्कुल जब ओशन जो लैंड से मिलता है वहाँ पे काफ़ी सारा डिपॉजिशन करती है, और उस डिपॉजिशन से हमारे बीचेस बनते हैं। तो जो सेडिमेंट्स होते हैं, ये सारी जो अपनी वेव्स लेके आई हुई होती हैं, वो बीचेस पे डिपॉजिट करती हैं, लैंड एरिया पे डिपॉजिट करती हैं, और फिर उसको हम बीचेस बोल देते हैं। जो सेडिमेंट्स बन जाते हैं काफ़ी सारे वहाँ पे इकट्ठे होकर के। तो बीचेस कैसे बनते हैं, जो सेडिमेंट्स सी वेव्स लेके आती हैं उनसे बीचेस बनते हैं। और फिर अब हम आगे देखते हैं वर्क ऑफ आइस। जो आइस है वो कैसे वर्क करती है। तो ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस विच टू इरोड द लैंडस्केप बाय बुलडोजरिंग सॉइल एंड स्टोन्स। तो इसमें क्या है कि जो ग्लेशियर्स है ना, जैसे रिवर्स काम करती हैं। ग्लेशियर्स क्या हैं, फ्रोजन रिवर्स हैं ग्लेशियर्स। सिर्फ बहुत सबसे सिंपल डेफिनेशन है ग्लेशियर्स की, ग्लेशियर्स आर फ्रोजन रिवर्स। तो ये भी इरोजन करते हैं, जब ये बहते हैं तो अपना जो लैंडस्केप है, जो लैंडफॉर्म है, उसको इरोड करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें अपने अंदर कहीं पर जहाँ से इरोड करते हैं उससे आगे जाके किसी और जगह पे डिपॉजिट करते हैं। तो जो ग्लेशियर्स कार्व करते हैं डीप हेलोज, मतलब ऐसे गोल गोल गहरे गड्ढे ग्लेशियर्स भी कार्व करते हैं। फिर जब आइस मेल्ट होती है और उससे क्या होता है, जो गड्ढे गड्ढे वो बना देते हैं डिपॉजिट्स के बाद, और एक जगह तो इरोजन होता है, एक जगह से जहाँ से इरोजन होता जाता है वहाँ पे लेक्स टाइप के फॉर्म हो जाते हैं, और फिर जो वो इरोडेड मटेरियल होते हैं वो कहीं जाके डिपॉजिट भी करती होगी। तो जो जहाँ पे इरोजन होता है वहाँ पे सुंदर से लेक्स बन जाते हैं। और फिर मटेरियल कैरीड बाय ग्लेशियर सच एज रॉक्स, बिग एंड स्मॉल, सैंड एंड सिल्ट गेट्स डिपॉजिटेड। दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियर मोरेन्स।
लेक्स बनाए, एक जगह तो लेक बना दिया जहाँ से पे इरोजन हुआ, और फिर जहाँ पे डिपोजिशन होता है इन सब चीज़ों का जा करके, उनको हम बोलते हैं ग्लेशियर मोरेन्स। फिर अब हम वर्क ऑफ विंड भी देख लेते हैं कि डेजर्ट में इरोजन और डिपोजिशन कैसे वर्क करता है। तो जो एक्टिव एजेंट है इरोजन और डिपोजिशन का डेजर्ट्स में वो है विंड। इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, आइस में, सी वेव्स में, रिवर्स में क्या था, इरोडिंग एजेंट वाटर था। अब जो डेजर्ट्स में है वो इरोडिंग एजेंट होता है हमारे विंड। तो विंड क्या करती है, इरोजन और डिपोजिशन, हवा चलती है, एक जगह से रेत उड़ती है और दूसरी जगह जाके डिपॉजिट हो जाती है और मशरूम शेप्स की रॉक बनती हैं। और फिर क्या होता है, मशरूम शेप की जो रॉक्स होती हैं, विंड चलती जाती है तो विंड इस तरीके से बहती है कि जो टॉप होता है उसमें से तो इतना इरोजन नहीं होता है, बेस में से ज़्यादा इरोजन होता है। ये देखिए इस टाइप की, पहले ये रॉक थी, सपोज करिए ये एक रॉक थी, है ना। फिर उसके बाद क्या होता है, इसके और नीचे 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 और रॉक्स थी। फिर जो विंड का वर्क होता है डेजर्ट्स में वो इस तरीके से होता है कि बेस तो मोस्टली कम इरोड होता है और ऊपर वाला एरिया कम इरोड होता है और बेस ज़्यादा इरोड होता है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है मशरूम टाइप का, और इस टाइप की हम रॉक्स को बोलते हैं मशरूम रॉक्स। फिर क्या होता है आगे, कुछ जगह तो ये वाला यहाँ पे तो क्या हो रहा है, इरोजन। अब कहीं पर इरोजन हो रहा है तो वो इरोडेड चीज़ कहीं ना कहीं जाके डिपॉजिट भी होगी। तो जो डिपॉजिट होते हैं उससे बनते हैं सैंड ड्यून्स। तो एक जगह जाके इरोजन हुआ था, फिर कहीं पर जाके इस तरीके के ड्यून्स बन जाते हैं जो डिपोजिशन जहाँ पर पे होता है। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या होता है कि कई बार जो ग्रेन्स ऑफ सैंड होते हैं, सैंड के जो पार्टिकल्स होते हैं, फाइन होते हैं, लाइट होते हैं, वो बहुत दूर दूर तक के डिस्टेंस पे चले जाते हैं। तो इस तरीके का जब बहुत दूर के डिस्टेंस पे जाके डिपॉजिट होते हैं तो उनको लार्ज एरियाज़ में, तो उनको हम लॉजेस बोलते हैं, LOESS। और इस टाइप के जो लार्ज लॉजेस होते हैं वो हमें चाइना में काफ़ी ज़्यादा मिलते हैं। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने वेरियस मेजर फॉर्म्स, लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ा और किस तरीके से इरोजन और डिपोजिशन के वर्क से अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स बनते हैं। तो थैंक यू सो मच।